नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का भूगोल विषय लाइन बाय लाइन, और जिसमें हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिए हैं और हमने अध्याय 3 का भी कुछ हिस्सा पढ़ लिया है। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास, तो आपके सामने एनसीईआरटी बाय विक्रम का 10th क्लास का प्लेटफॉर्म आएगा और जिसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको भूगोल विषय की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके साथ आपको अन्य विषय भी वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, हमारा आज का जो लेक्चर है वो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले जो लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था कि बहुउद्देशीय योजनाएं क्या होती है, कि वो कोई परियोजना कि जिससे हम हमारे एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे कर सकते हैं, तो उन योजनाओं को हम कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। तो जिसमें हमने बांध को पढ़ा था कि बांध से क्या करते हैं, जब हम एक नदी पे एक बांध बनाते हैं और उस बांध बनाने से जो जल इकट्ठा होता है वो हम पीने के लिए भी पानी यूज करते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज करते हैं और नदी के बहाव को भी कम कर देते हैं। वहां मत्स्य उत्पादन भी कर सकते हैं, मतलब मछलियां भी हम पाल सकते हैं। इस प्रकार की हमने योजना एक थी हमारी बांध बनाने की, लेकिन उससे उद्देश्य हमारे एक से ज्यादा पूरे हो रहे थे, तो इसलिए बांध को भी क्या है, एक बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। तो वहां से आगे हम पढ़ेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उसके बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन गए हैं। परिनिरीक्षण मतलब कि पहले उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पहले इसके बारे में बात कीजिए और क्या विषय दिया है। और बड़े बांध कई कारणों से उनको विरोध के विषय बन गए। अब इनका विरोध क्यों हो रहा है? अब तक तो हम बड़े खुश थे कि हमने योजना एक बनाई है और उससे हमारे कई उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, तो हम बड़े खुश थे। लेकिन उन चीजों का विरोध क्यों हो रहा है, तो उस विरोध की हम आज बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन एक बार पढ़ लीजिए, चीजों को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आगे आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। जब देखिए प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना मतलब एक तो नदी क्या था, प्राकृतिक रूप से बहती चलती है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि वहां बांध बना दिया, तो बांध बनाने से क्या होगा, उसका प्राकृतिक बहाव है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अवरुद्ध होगा भी, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। इस चीज को समझिए अब, कि जैसे आपकी कोई नदी, यहाँ समझाता हूँ, ये नदी बह के आ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे बांध बना दिया। अब नदी में जो कंकड़ पत्थर जो बह के आए हैं वो क्या होंगे, यहाँ जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो नदी का जो ये तल है ना, ये चट्टानी हो जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा। और पक्का होने के बाद आपको पता है कि जो नीचे जो भी वनस्पति थी, जो भी चीज थी, वो क्या नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के कारण क्या होगा कि जो जलीय जीव इसमें रहते हैं, इनमें भोजन की कमी भी हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आई कि किस प्रकार से बांधों का नुकसान भी है, वो नुकसान हम अब पढ़ रहे हैं। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। कि वो अंडे देने के लिए जब दूसरे जगह जाते हैं ना, बांध आपने बना दिया, हो सकता है कि वो समुद्र में अंडे देते हो, तो वो क्या करेंगे, जब आपने नदी के बीच में बांध बना दिया तो जलीय जीव अंडे देने के लिए समुद्र में कैसे जा पाएंगे, वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे, क्योंकि बांध ने उनको रोक दिया है। ये चीज क्लियर हुई आपकी? बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। कि आपने जब बांध बनाया ना, कि आपने, ये आपकी नदी जा रही थी, आपने यहाँ पे बांध बना दिया, तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे जो भी चीज होगी, चाहे वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आपकी मिट्टी हो, वो पानी में डूब जाएगी। और जब लंबे समय तक पानी में रहेगी तो ये अपघटित हो जाती है, मतलब कि ये खत्म हो जाती है, नष्ट होने लगती है। अंडों वाली बात की, जब यहाँ जीव था वो समुद्र में जाना चाहता है, लेकिन आपने बांध बना दिया, तब वो कैसे जा पाएगा। तो ये भी इसके क्या है, हानियां, आपसे हानि पूछ
सकता है कि बांध बनाने के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दुष्परिणाम आपको बता दिया कि एक तो क्या उसकी जो चट्टानें जो सतह है वो क्या हो जाएगी कि कंकड़ पत्थर आपके जमते रहेंगे, ठीक है वहाँ पे, और जो उसकी सतह क्या हो जाती है, जो जलाशय मतलब कि बांध के पीछे इस जगह को जलाशय कह रहा है, यहाँ की सतह क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी और जो जलीय जीव रहते हैं उसमें खाने की कमी हो जाएगी। एक दूसरा नंबर, अगर जीव बड़े स्रोत में जाना चाहते हैं अंडे देने के लिए, वो भी अपना स्थानांतरण मतलब स्थान नहीं बदल पाएंगे, वो सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाएंगे। 2 नंबर 3, जो भूमि इसके अंदर डूबी रहेगी, चाहे वो वनस्पति उबाड़ वाले क्षेत्र में जब आप बनाएंगे, तो वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये इसके नुकसान है। चीजें क्लियर आपको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यदि एक विडंबना ही है कि जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण असफल रहते हैं। तो उसने कहा कि अधिकतर आपत्तियां ना किस लिए उठ रही है कि जिसके लिए वो बांध बनाया जा रहा था, उस उद्देश्य में बांध अगर वो सफल न हो, तो उसमें हम बात करते हैं इन चीजों की कि बांध बनाया गया था। जैसे इसने उदाहरण दिया, इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अधिकतर आपत्तियां उनके उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अब आपने ये क्या किया कि बांध बना दिया और पीछे से जो नदी थी ना, इसका तलछट क्या हो गया, ये पक्का हो गया। अब पक्का होने के कारण क्या होगा, ये पक्का हो गया, जो जमीन है वो पानी नहीं रिस पाएगा और यही क्या होगा कि इस पूरे एरिया में जहां जहां इसका पानी था ना, वहां पक्का हो जाएगा और जल भराव और ज्यादा होने लगेगा और ये बाढ़ आने का कारण बन जाएगा। आपको आ रही चीज समझ में? अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं कि वो भी आपका बांध नियंत्रण नहीं कर पाते भी, ठीक है। तो वहां बाढ़ आती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इनकी आपत्तियां इन पर होती है, इनका विरोध होता है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान होता है, तो वरिष्ठ स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है कि मृदा का जो अपरदन है ना, मृदा अपरदन हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि जब वो ऊपरी सतह बह जाती है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। और क्या होता है, मृदा अपरदन भी होता है बाढ़ के कारण। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ है यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचते, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। अब देखिए, जहां से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि वो चीज समझिए क्या बताएगी। ये नदी बह रही है आपकी, आपने यहाँ पर बांध बना दिया बीच में, आपको बांध दिख रहा है बीच में, चीजें क्लियर है। अब जो इसमें तलछट बह के आए थे उसमें उपजाऊ पदार्थ है, अब आगे वो जो ये भूमि ना सारी बाढ़ के आगे, बांध के आगे, यहाँ ये उपजाऊ तत्व क्या है, ये नहीं पहुंच पाएंगे, ये इसी क्षेत्र में जमा होते रहेंगे और इस भूमि में उपजाऊ तत्वों की कमी हो जाएगी, मतलब भूमि की उर्वरकता शक्ति यहाँ पर कम होती जाएगी। ये भी एक नुकसान है। बांधों के क्या नुकसान है, आपको हर चीज प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए। चीजें आपकी यहाँ तक क्लियर? तलछट जमा हो जाने का अर्थ है यह भी है कि यह तलछट, ये जो तलछट के प्राकृतिक उर्वरक है, ये जो आता था ना बाकी एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाता, ये बाढ़ के मैदानों तक नहीं जाएगा, यहाँ आपका बांध आ जाएगा, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। कि यहाँ पे क्या होता है, इसने कहा है भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा बताया कि अत्यधिक फिर पानी वहां पे हो जाएगा ना, तो वहां अत्यधिक पानी का उपयोग होगा और जहां ज्यादा पानी का उपयोग होगा वहां क्या हो सकता है, वहां पे देखिए इन्होंने बताया कि अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। फसल प्रारूप का मतलब कि जिस प्रकार से फसलें बोई जा रही थी जिस सीजन के अनुसार, तो वहां क्या हो गया दिया, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे मृदाओं के लवणीकरण और जैसी गंभीर परिस्थितियां परिणाम हो सकते। अब क्या हुआ कि जो किसान थे, अगर पानी की व्यवस्था हो गई ना, देखिए अगर पानी जो नेचुरल एरिया कहीं का, वहां फिलहाल पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जो किसान है जो फसल बोता है वहां के मौसम के अनुसार या फिर
जो आपकी भूमि के अनुसार फसलें बोता है। लेकिन क्या होता है कि जब पानी उपलब्ध हो गया तो वो जाता है जहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है? जो आपकी वाणिज्यिक मतलब कि जो आपकी व्यापारिक फसलें हैं, जो हम घर में यूज़ नहीं करते, वो हम बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए उगाते हैं, तो उन फसलों को वो ज़्यादा उगाने लगता है अभी। ठीक है, किसान जल गहन मतलब जिन फसलों में जल की आवश्यकता ज्यादा हो वो फसलें और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित होता है। इससे मृदाओं के लवणीकरण मतलब कि मिट्टी में लवण जैसे वो आपके रासायनिक वगैरह यूज करने लगता है, केमिकल्स यूज करने लगता है, खाद वगैरह, ठीक है, जो आपकी केमिकल है ना वो यूज करने लगता है। इससे लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं, ये भी एक इसका नुकसान है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि बांध के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन सभी दुष्परिणामों की बात हम धीरे-धीरे कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये लाइन समझ में नहीं आई और मेरा मकसद है आपको एक-एक लाइन समझाना भी, ठीक है? तो यहाँ पीडीएफ में थोड़ा-सा एडजस्ट होने का टाइम लगता है तो आप 5-10 सेकंड आगे निकाल लिया करो या 2 की स्पीड पे देखा करो आप वीडियो को। कितने की स्पीड पे? 2 या 2.5 की स्पीड पे देखा करो, जिस स्पीड पे आपको समझ में आ रहा हो भी। अब देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। एक योजना और आई है आपकी कि जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, तो देश के सभी कृषि खेतों के लिए, वे खेत जहाँ खेती की जाती हो तो कृषि खेत हो गए आपको, ठीक है? सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती कि इस जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके तहत क्या करना है आपको कि सरकार की क्या पहला आपको नहीं करना, सरकार क्या करना चाहती है, वो क्या चाहती है कि सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधन भी, जो क्या हो सुरक्षात्मक हो मतलब हानि न पहुंचाए उसके इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, इस प्रकार के सिंचाई के साधन क्या है वहां पर पहुंचाना चाहती है सरकार। जिसके वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है कि जिससे क्या होता है कि वांछित मतलब जो हम चाहते हैं उस प्रकार की गांवों में क्या आती समृद्धि आती फसलें हुई, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण एरिया में किसान ही ज्यादा रहते हैं तो किसानों में समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं जैसे खेत में पानी की कमी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना भी, जो पानी की कमी है ना उसको क्या है खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, पानी में मतलब खेतों में पानी की मात्रा को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, क्योंकि कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी के कमी के कारण क्या है कि आपकी खेती ही नहीं की जाती, फसलें वहां उगाई नहीं जाती। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि हर जहां भी पानी की कमी है वहां क्या हो कि सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और कोई भी कृषि योग्य जो हमारा क्षेत्र है वो पानी की कमी से खेती पानी की कमी के कारण वहां खेती न हो गई, ठीक है? ऐसा न हो कि पानी की कमी के कारण वहां खेती नहीं उगाई गई, इसलिए हर खेत तक पानी पहुंचाना है। विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता। तो यहाँ समझिए कि बुआई हुए क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करना, अपव्यय मतलब कि उसके वेस्टेज को कम करना, अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाना। कि अवधि मतलब कि वहां पे पानी है वहां कुछ समय के लिए चल सकता है 2-4 साल के लिए, लेकिन जैसे ही उसको एक्सटर्नल पानी मिलने लगेगा ना, अब देखिए यहाँ पे अवधि को आप समझिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी सीमा मतलब कि उसके एरिया को बढ़ाना, अवधि अवधि मतलब आपका कि यहाँ कोई कुआं है, खेत है, उसमें आपका 2 साल के लिए पानी है अभी। आपका क्या है कि 2 साल के लिए आपका पानी है, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल पानी मिलने लगेगा ना, तो इसकी अवधि, इसका समय सीमा है वो आपकी बढ़ जाएगी भी। ठीक है, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिता प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना है। मतलब कुछ आपकी सिंचाई की प्रणाली है, सिंचाई की प्रणाली इसको हम टपका सिंचाई भी बोलते हैं, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणाली। सतत जल आपको सतत का मतलब समझना, सतत का मतलब आपका कि लगातार लंबे समय के लिए भी, ठीक है? सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि है प्रधानमंत्री सिंचाई ये फसल योजना है ना, इसका भी। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया, ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। हमने पीछे भी 2 परियोजना पढ़ी थी पिछले पार्ट में, उसको भी आपको ध्यान में रखना कि सतलुज व्यास पे आपका भाखड़ा नांगल है, ठीक है। तो इस प्रकार की परियोजना आपको ध्यान में, ये आपकी है सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 राज्य शामिल है। कौन से 4 राज्य को यहाँ जल मिलता है इससे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार पटेल सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी भी, ठीक है। तो क्या आपको पता महाराष्ट्र में इन राज्यों में क्या है कि राजस्थान जल की कमी रहती है, तो ये जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है और जहां जल की कमी है वहां जल को पहुंचाएगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों में 3152 के 18.45 लाख हेक्टेयर और क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिलों को बाड़मेर और जालोर, ये आपको स्थान बताए गए हैं, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, और खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि ये सरदार सरोवर बांध है गुजरात को कितना लाभ पहुंचाती है राजस्थान को, उनके लिए ये आंकड़े याद करने बहुत जरूरी है। तो जालोर के 2,46,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी और महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से, यह आपका क्वेश्चन आ गया कि आपका लिफ्ट के माध्यम से, महाराष्ट्र क्या है कि थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है, तो वहां पे लिफ्ट के माध्यम से इन इलाकों में क्या पहुंचाया जाता है। 37,500 हेक्टेयर भूमि सबसे ज्यादा आपकी कहाँ की? गुजरात की, क्योंकि गुजरात में ही है ये। उसके बाद आपके महाराष्ट्र और उसके बाद आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। मतलब कि ये जो पूरा है ना आपका पूरा सूखा का है, 75 आपका पूरा क्षेत्र है उसका क्या है? सूखा, जहां इसका पानी जाता है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखारोधी बना देगी। जल्द ही इस पे काम अभी और भी चल रहा है और जल्द ही ये जो सूखा क्षेत्र है राजस्थान का, इसमें क्या पानी की कमी को दूर कर दी जाएगी इस योजना के माध्यम से। ये आपको बताना सरदार सरोवर भी। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुई भी। एक आपका विवाद है आपका कौन सी नदी पे? जो कृष्णा और गोदावरी विवाद है भी, ठीक है। तो यहाँ की शुरुआत क्या हुई कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो कोयना पर, एक नदी है कोयना, ठीक है, तो वहां पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई, मतलब वहां पे बांध बना दिया गया, के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताने से हुई। इनसे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि विकास और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि जल काम आता है आपका कृषि पे, विकास पे और उद्योग में काम आता है कि ये नदी इस प्रकार से जाती है, ठीक है। यहाँ आपका महाराष्ट्र ने अगर बांध बना दिया ना यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपकी ये नदी फिर जाती है आपकी कौन से स्टेट में? वो जाती है आपकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे बांध बना दिया तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी। तो ये विवाद का कारण है, ये भी आपको ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार का विवाद है और क्यों है। आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा ये। अंतरराष्ट्रीय जल विवादों की एक सूची तैयार कीजिए। अब आपको अंतरराज्यीय भी एक आपका तो सूची हो गई कि आपका इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्य हैं, और भी आप इस प्रकार की सूची बनाइए कि जहां पे जल विवाद हो गई, ठीक है। आपको आगे भी आ जाएगा इसी ध्यान में कि किस प्रकार से जल विवाद है भी। चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ तक? जहां तक हम पढ़ रहे हैं वहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं हो रही? तो यहाँ पे देखिए अब आपका एक मैप दिखाया गया है कि सिंधु नदी है आपकी, सिंधु नदी तंत्र है आपका, ये आपको प्रोजेक्ट दिखाया गया है कि ये आपका सलाल प्रोजेक्ट है। ये व्यास नदी पे है, भाखड़ा नांगल आपका, ये रहा बताया था ना भाखड़ा नांगल है आपका। ये प्रोजेक्ट आपको नदियों पर ध्यान, एक बार इस मैप को देख लेना कि कौन सी नदी कहाँ से जा रही है अभी, ठीक है, ताकि इसके बारे में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। जैसे राणा प्रताप सागर, ये आपका गांधी सागर है, कोटा बैराज, जी आपके डॉट लगा रखे ना, ये रहा आपका सरदार सरोवर भी, क्या रहा? सरदार सरोवर आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीराकुंड है जो हमने पढ़ा था महानदी पर है, ठीक है। तो ये आपको सारे याद करने हैं जो जो प्रोजेक्ट जहां पर आपसे पूछा जा सकता है ये प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है।
उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। वर्षा का जल संग्रहण एक क्वेश्चन आ सकता है, वर्षा जल संग्रहण पर एक टिप्पणी कीजिए, मतलब 2-3 लाइनों में या 4-5 लाइनों में आपका आंसर इसका लिखना आपको पड़ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुत ऐसी परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। तो इसने कहा कि जब हम बांध बना रहे हैं, बांधों के नुकसान आपने पढ़ लिए, ठीक है, कि नदियों के अगर हम प्रवाह तंत्र को प्रभावित करेंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, राज्यों में विवाद भी हो सकता है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका विकल्प क्या है, मतलब इसका अल्टरनेट क्या है, इसके अलावा हम क्या करें, यदि बांध न बनाए तो हम क्या करें। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो वर्षा जल संग्रहण है ना, वो इसका सबसे बेस्ट उपाय है पानी की कमी को दूर करने के लिए भी, ठीक है। तो क्या कहता है कि वर्षा जल संग्रहण के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। व्यवहारिक मतलब बिल्कुल सही विकल्प आपके हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उसने कहा प्राचीन काल में ही लोगों को क्या था कि वर्षा के बारे में और वर्षा जल संग्रहण के बारे में और भूमि के बारे में की पर्याप्त ज्ञान था, भूमि की उपजाऊ शक्ति के बारे में, ठीक है, मिट्टी के गुणों के बारे में उन्हें क्या था, पर्याप्त ज्ञान था। वो उस चीज से पहले क्या थे, समझदार थे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण की। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से आपका किया जाता था। तो यहाँ पे कुल कुछ राज्यों के उदाहरण आपको दिए हुए मिलेंगे और वो आपको याद करना है कि वो क्या कहा जाता था। स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर दिए। उन्होंने कहा था कि बहुत से तरीके उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, मतलब इजाद कर लिए थे, तरीके अपना लिए थे। क्या क्या करने के, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते थे, वर्षा जल को भौम जल मतलब भूमि का जो जल है, नदी का जल है और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। इनके पानी को एकत्रित कर लेते थे, संग्रहित कर लेते थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है भी। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता था गुल या फिर कुल। जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें छोटी सी घाटी बना के, नहर टाइप, नाला टाइप बना के उसमें से निकाल के नदी में से अलग, तो वो अपने खेतों तक पानी पहुंचा लिए जाते थे। जैसा आपका पश्चिमी हिमालय में बताया गया था, तो वो जो नलिकाएं होती थी, वाहिकाएं होती थी, उनको गुल या कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुल या कुल कहा जाता था। अगर ये एग्जाम्पल देख के आप बताओगे ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेगा और जो एग्जामिनर है उस पे भी परफेक्ट इफेक्ट डालेगा। तो इन उदाहरणों को आप साथ साथ रखना भी। पश्चिमी भारत के विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण भी, कि मतलब जो छत का पानी था, जो छत पे बारिश होती, छत पे पानी आता था, वो आपके किसी एक पाइप के द्वारा वो जल संग्रहण में कर लिया जाता था। ये आपको पुल और गुल समझ में आ गए कि हिमालय क्षेत्रों में पतले पतले नालियां बनाकर खेतों तक, नदी से जल अपने खेतों तक पहुंचा लिया जाता था, उसको गुल या कुल कहा जाता था। तो हम राजस्थान की ओर बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की भी। का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ठीक है। जो आपका पश्चिम बंगाल में ना, राजस्थान में तो क्या था, वर्षा जल छत वर्षा जल संग्रहण की। जो छत पे जो बारिश होती थी, बारिश जब होती थी छत पे गिरती थी, तो पाइप के द्वारा वो किसी एक गड्ढे में या तालाब में एकत्रित कर दिया जाता था। और बात करते पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये ठीक उसी प्रकार है, गुल व कुल की तरह भी। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बना लेते थे, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आती थी ना, तो वो भी क्या था, पतली पतली नलिकाएं बनाकर अपने खेतों तक पानी ले जाते थे, जो थोड़े से दूर थे बाढ़ वाले क्षेत्र से। शुष्क और जो आपके सूखे थे या फिर थोड़ा बहुत उसमें सूखा था, उन खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन अथवा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण भी। खादीन भी राजस्थान में जो आपके जब
बारिश होती थी ना, आपके गाँव में भी होगा जोड़ वगैरह, जिसमें क्या है कि बारिश का पानी वो क्या था, एक निचले क्षेत्र में बनाए जाते थे। जब बारिश होती थी तो उसका पानी बह के उस जोड़ में, उस गड्ढे में आ जाता था। उसको जैसलमेर जैसे साइड में क्या कहा जाता था, खादिन, और उसमें बाकी में कहा जाता था जोड़वे। ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ से। वर्षा जल संग्रहण पे जब आपका नोट आएगा ना, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। गुल या कुल क्या होता है, खादिन क्या होता है, आपका जोड़ क्या होता है, इस प्रकार के आप उदाहरण दे सकते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संरक्षण करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ से एक वर्ड और आ गया आपका, टाका। मैंने देखा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि पानी जल संग्रहित करने की विधि कौन सी, और उसमें ऑप्शन दे रखा था टाका। और आप सोच भी नहीं सकते थे कि टाका नाम भी हो सकता है पानी को संग्रहित करने के लिए। तो जो राजस्थान का एक तो वो आपका खादिन हो गया, जोड़ टाइप आपका गड्ढा। लेकिन यहाँ पे जो पीने के पानी के लिए जो इकट्ठा किया जाता था ना, तो एक टैंक वगैरह, उसको बोलते थे खादिन। क्या बोलते थे, सॉरी, गड्ढा होता था जहां और बाकी क्षेत्र का पानी बह के आता था, गांव का, गलियों का, या फिर और खेतों से आसपास के, तो वो आपका खादिन होता था। लेकिन यहाँ कहते हैं कि बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के भूमिगत टैंक होता था। धरती के नीचे आपका टैंक बना देते थे। अभी आपके आसपास के क्षेत्रों में तो उसको बोलते थे हम टैंक भी, टाका। क्या बोलते थे, टाका। ये वर्ड आपको ध्यान रखना। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और इतना एक टाका था भी। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलुआ छतों पर पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर, अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार इस साइड। ये आपकी मकान की छत हो गई भी, यहाँ पाइप के द्वारा लगा के, और ये भूमिगत क्या था, टैंक बना दिया जाता था। और इस टैंक में इस पाइप का कनेक्शन कर दिया जाता था कि जिससे जो छत का पानी है ना, वो सारा इसमें आ जाए। इसको बोला गया था टाका। और ये कहता है कि एक घर में, एक फलोदी में, एक घर में इस प्रकार का मिला था कि जो 6 मीटर गहरा, 4.7 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा था इस टाका। टाका मतलब पानी की टंकी जो भूमिगत होती थी। ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं आपकी कुछ विधियां जो चित्र के द्वारा दिखाई गई है। इस साइड आपको दिखाई हुई मिलेंगी वो। तो ये सारे आपको टाका समझ में आ गया, खादिन समझ में आ गया, ठीक है, और आपको कुल व गुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ विधियां देखिए। ऊपर आपका शायद इसमें सिर्फ डायग्राम दे रखे होंगे, डायग्राम के अलावा कुछ नहीं। इस साइड जब हम देखेंगे तो इसमें ये देखिए आपका कि आपका होता है हैंडपंप के माध्यम से क्या करना, पानी खींचना भी। कि हैंडपंप हमने लगा दिया, हैंडपंप आप सबने देखा होगा कि ये सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हैंडपंप के माध्यम से पानी खींचना भी। ये पानी आएगा ना, ये सारा यहाँ से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा यहाँ से, तो और फिर हैंडपंप के माध्यम से हम खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये आपका बेकार पड़े कुएं के माध्यम से जल ग्रहण की। कुआं बेकार पड़ा था, हमने कनेक्शन इसका इस कुएं में कर दिया अभी। और ये आपका एक कुल से मतलब कि यहाँ से कुल आपको बताया था ना, पहाड़ी क्षेत्रों में आएगा। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र में जो जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ देते, इसमें पानी छोड़ देते अगर जरूरत होती तो भी। तो यहाँ से देखिए अब आप एक बार कि भूमिगत टाका तक पहुंचता था, मतलब पाइप लगा के आपका भूमिगत टाका, मतलब भूमिगत जो टंकी होती थी उस तक वो पानी पहुंच जाता था भी। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। इसमें कहा कि जो स्टार्टिंग में जो जल होता था ना, जब बारिश होती थी, तो आपको बताया कि छत पे आपका कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा हो जाता है, धूल वगैरह कर। तो पहली जब बारिश होती थी तो उसको क्या, उस पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता था, उसको अलग अलग दीजिए। जैसे ये आपकी छत हो गई भी, यहाँ से पाइप आ रहा है ना टाका में, तो यहाँ इसको खोल दिया जाता था ताकि जो स्टार्टिंग का पानी है ना, वो इस साइड से निकल जाए। जब आपकी पहली बारिश हो गई सीजन की, तो बाद में इसको बंद कर दिया जाता था और फिर आपका साफ पानी इसमें जाता था। ये कहता है कि वर्षा का पहला जल नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था।
टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। अगली वर्षा ऋतु तक की एक बार वर्षा हो गई, वो टाका आपका फुल भर गया, और जब तक आगे वर्षा नहीं होगी तब तक उस पानी का एक बेस्ट प्रबंधन तरीके से अच्छा मैनेजमेंट करके कि हमें कितना पानी प्रतिदिन यूज करना है कि जब तक अगली बारिश न हो तब तक हम उस पानी को चला सके। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने तक जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत था। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है भी। प्राकृतिक इसको क्या वर्षा का जो जल होता था ना, पालर पानी मतलब एकदम निथरा हुआ पानी, साफ सुथरा पानी इसको कहा जाता था भी। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में टापों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती थी। अब देखिए इसके साथ टाके के साथ क्या कमरे बना लिए जाते थे भूमिगत नीचे ही भी, ताकि जो गर्मी होगी ना वो ये पानी सोख लेगा और जो कमरा है आपका वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ये देखिए पहले पहले के लोग क्या थे, बहुत समझदार थे, उन्हें टेक्निक के बारे में, हीट के बारे में अब आप सोचते होंगे कि आप अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, लेकिन पहले के लोग इससे प्रैक्टिकली क्या थे, प्रैक्टिकली उन्हें चीज के बारे में पता था भी। स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में राहत मिलती थी। एक रोचक तथ्य और देख लीजिए आप, मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मोनसेरो में जहां विश्व की, अब देखिए आप मेघालय में देखिए, अब आप सोचेंगे मेघालय में क्या पानी की कमी होती होगी, क्योंकि मेघालय वह स्थान है, मेघालय में आपका माननीसराम या फिर छतरौली, जहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यहाँ से शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है भी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है ना, तो उसमें क्या पानी की कमी है, लेकिन उससे आप 55 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां पर वो स्थल है जहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और एक जगह सिर्फ 55 किलोमीटर पे वो स्थान है जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है। तो मतलब जल प्रबंधन बढ़िया नहीं है भी। शहर के लगभग हर घर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था, घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15-20-25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से की जाती है। इसने कहा कि जो हम पूरे साल में यूज करते हैं घर में, उसका 25% पानी हम क्या वर्षा जल का प्रयोग करते हैं। इसमें आप बताइए आपको कोई भी डाउट यहाँ तक आ रहा हो तो भी। तो हम एक बार देख लेते हैं आज के टॉपिक में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हाँ, आज इस लेसन को हम कंप्लीट कर देते हैं, 2-3 पॉइंट हमारे बचते हैं, उसको और बस देख लीजिए ताकि आपका ये लेसन पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चीजें आपको समझ में तो आ रही होगी, स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छठ वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासिक पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इसने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में फिर क्या किया सरकार ने, एक नहर बना दी जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर भी, ठीक है। उस नहर के कारण क्या हो गया, उन इलाकों में पानी आ गया, तो उन पानी आने के बाद क्या हुआ, पश्चिमी राजस्थान में छठ वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासिक पेयजल के कारण कम होती जा रही है कि आपकी 12 मासी नहर में पानी मिल जाता है, लेकिन इससे क्या हो, फिर जब आपको नहर का पानी मिल जाएगा तो आप वर्षा का पानी क्यों इकट्ठा करेंगे भी, तो वो जो रीति थी आपकी, जो तरीका था, वो अब क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर मेसदूर एक गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति आपका छठ वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। देखिए आपका कर्नाटक के बेंगलोर से स्थित है, आपका मैसूर जिले में स्थित है एक गांव आपका जिसका नाम है गंडाथूर, उसमें भी क्या है, वर्षा जल छठ संग्रहण, आपका छठ वर्षा जल संग्रहण आप लगा लीजिए इसको, ठीक है, कि छठ वर्षा जल मतलब छत पे जो वर्षा आपकी होगी तो पूरे गांव में ही, ये मत सोचना कि छत पे होगी, मतलब जो पानी बारिश का छत पे गिरेगा उस जल को संग्रहण की व्यवस्था है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है भी।
तो ये आप देखिए इस प्रकार से भाई, ये आपके आए हुए है ना, तो ये पाइप देखिए पाइपों से यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। इस प्रकार से क्या है, छत वर्षाधार के सभी शहरों और गांव में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि छत घरों की ढालू छतों पर गिरता, ढालू मतलब ढलान वाली छतों पर भी, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया गया है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल व्यतीत करने के लिए किया गया। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए कि पड़ोसी की छत से पाइप लगाया गया, लेकिन यहाँ चित्र में हमें वो होल नजर नहीं आ रहा साहब कि वो होल कौन सा है कि जिसके माध्यम से पानी जमीन के अंदर जाता। शायद वो यहीं पे नीचे चित्र में कट गया होगा, या फिर और कहीं आपको दिख रहा है उसको आप देख सकते हैं भी। ये चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ पे एक बांस विधि और है जिसके बारे में हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि बांस विधि से आप देखिए कि आप पाइप के से नहीं ले जा रहे और लोगों ने बांस का प्रयोग करके क्या वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। मेघालय में नदियों और झरनों को जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा एक 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मतलब 200 साल पहले से वो क्या इस विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसका नाम है बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली विधि। नदियों व झरनों के बल को बांस के द्वारा प्रयोग करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित लगभग 18 से 20 लीटर पानी आपको दिख रहा होगा ये सिंचाई पाइप में आ जाता तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 प्रति बूंद मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता। मतलब कि बांस से बना के ले गए वो इस प्रकार से। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार इसको समझ लीजिए। पहाड़ी ये देखिए भी, पहाड़ी शिखरों पर सदा झरनों की दिशा प्रयुक्त करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है। मतलब कि ये देखिए आपको मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ से कि ये आपका कोई झरना चल रहा है अभी, ये क्या आपका कोई झरना, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। अब हमने यहाँ क्या किया कि बांस लगा दिया इस प्रकार से कि सीधा, तब देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पानी को नीचे की ओर लाएगा ना, ऑटोमेटिक ढलान की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से बांस में बहता हुआ वो आ जाएगा। आप इस प्रकार एक डायग्राम को देखिए, ये देखिए आपका कि इस प्रकार से क्या इस बांस पे आ गया, फिर आपको इस साइड से नीचे आ रहा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पानी गिरता हुआ। ये देखिए आपका इस प्रकार से इस बांस में इस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव प्रदत्त किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई तथा बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह की इनकी स्थिति में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क के पार ले जाना तो भूमि पर ऊंचाई पर लगा, जिसने कहा कि बीच में कोई सड़क भी आएगी, हम बांस ले जा रहे हैं, ठीक है, तो बीच में कोई सड़क आएगी ना तो उसको ऊंचाई से ले जाया जाएगा, क्योंकि ऊंचाई से इतवार इस प्रकार से ले जाया जाएगा जैसे आपका डायग्राम में दिखाया गया है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पत्रांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयोग की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों तक जल गिराया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि पौधों की यहाँ इस प्रकार से नीचे बिछा दिया जाता है और पौधों में क्या की जड़ तक पानी पहुंचा दिया जाता है। एक एक पौधे में फिर उसको धीरे धीरे बांट दिया जाता है और देखते हैं कि एक पौधे में प्रतिदिन कितना पानी मिल रहा है, उसके आधार पर इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। और 10 बढ़ाई के साथ जल संग्रह 80% है। यहाँ हर घर में लगभग ये बात हो रही, उस पर ऊपर वाली बात है कि बेंगलोर में 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर जल के इकाई, ढाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख लीटर जल की एकत्रित किया जाता है। और तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य जिसमें हर घर छत में वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तमिलनाडु में यदि आपने वर्षा जल संग्रहण नहीं किया तो आपके पास आपके साथ आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये आप बात ध्यान में रखना भी। सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों प्रदूषित करे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उद्योग में जो कूड़ा करकट है वो सारा आपका भी। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वर्षा वाले, जल की कमी से अप्रभावित,
अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले ये आपके प्रभावित हो सकते हैं। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र ये प्रभावित होंगे जल की कमी से भी। कम वर्षा और कम जनसंख्या ये प्रबंधन पे आपका डिपेंड करेगा भी। आप अपने हिसाब से वर्गीकृत करना और अपने हिसाब से इनका क्या है आंसर आपको देना है भी। तो ये क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेंगे भी। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार से नवीकरण योग्य संसाधन। अब आपको सब पता है क्योंकि आपने अगर लेसन पढ़ा ना तो आपको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।